हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैटल आईएएस। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम 2 जनवरी का न्यूज़पेपर एनालिसिस करेंगे। इस एनालिसिस में मैंने बाकी 2 पेंडिंग डेज का भी ले रखा है आपके लिए, जहां 31 दिसंबर और 1 जनवरी दोनों के जो की आर्टिकल्स होंगे वो मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा और आपके साथ बहुत ही आसान भाषा में डिस्कस करूँगा। बताऊँगा कैसे यूपीएससी यहाँ से प्रीलिम्स और मेंस के लिए क्वेश्चन पुट अप कर सकती है आपके सामने। इस पूरी समरी में मैंने 7 से 8 आर्टिकल लिए हैं, जिसमें पहला आर्टिकल बात करता है तमिलनाडु ने रिवाइज किया है डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन के रूल्स को। इस आर्टिकल में आपको मैं समझाऊंगा कि इस रूल्स का रिवीजन क्यों किया गया है, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन क्या है, क्या ये कोई ट्रस्ट है, क्या ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, कैसे बनाया गया है वो मैं बताऊंगा, और यूपीएससी ने कैसे यहाँ से क्वेश्चंस को पुटअप किया है वो आपके साथ में डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है डोंग के ऊपर। मैं बताऊंगा ये डोंग प्लेस कहाँ पे है और क्यों कहा जा रहा है कि इसने पहली सनराइज को वेलकम किया है 2026 की। ये 1 जनवरी का आर्टिकल है। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है वेस्टर्न महाराष्ट्र के सवाना के ऊपर। यहाँ पे एक स्टडी है, एक बुक में कुछ लिखा मिला है, मैं आपको बताऊंगा कि वो किताब क्या कहती है जो आपका वेस्टर्न महाराष्ट्र का रीजन है। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है संगीत कलानिधि अवार्ड दिया गया है। मैं आपको बताऊंगा संगीत कलानिधि अवार्ड क्या है, किस रेफरेंस में इसकी बात होती है, कैसे यूपीएससी ने भारत रत्न के ऊपर, पद्म अवार्ड के ऊपर सवाल पूछे हुए हैं और उससे कनेक्टेड कैसे यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो आपके साथ में डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है इंडिया के क्लाइमेट रिजिलियंट एग्रीकल्चर के ऊपर। यहाँ पे आपको बताऊंगा इंडिया में क्यों CRA की ज़रूरत है और कैसे उसको अचीव किया जा सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है यूरोपियन यूनियन का कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म अब पूरी तरीके से स्टार्ट कर दिया गया है। यहाँ पे आपको बताऊंगा इंडिया में कैसे इसका इन्वर्स इम्पैक्ट पड़ेगा। फिर से आपको बता दूंगा मैं कि CBAM है क्या, फिर यहाँ पे आपको बताऊंगा कोकिंग कोल का क्या रेफरेंस है, यहाँ पे इंडियन स्टील कैसे हाईली इम्पैक्ट हो रहा है, फर्नेस का क्या रेफरेंस है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करूंगा। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल एक एडिटोरियल है, ये बात करता है इंडिया की स्पेस जर्नी के ऊपर, किस तरीके से इंडिया का जो स्पेस इंफ्रा है, इंडिया की जो स्पेस की यात्रा है कैसे रिवाइव हो रही है विद टाइम और क्या क्या इसमें हो सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है नारवा के ऊपर। अब मैं बताऊंगा प्लेसेस इन न्यूज़ के लिए काफ़ी रेलेवेंट है ये, जहां से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है। रशियन बॉर्डर पे है, यहाँ पे आपको बताऊंगा कौन सी कंट्री में है, क्या इशू है यहाँ पे, क्यों इसको कहा जा रहा है कि शैडो ऑफ वॉर का एक ऐसा रीजन है जहाँ पे अभी भी लाइफ पूरी तरीके से अनस्टेबल है। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है इंडिया का जो राइस है उसके बूम की वजह से कैसे इंडिया में जो ग्राउंड वाटर है वो बहुत ज़्यादा ड्रेन हो रहा है, यूपीएससी ने कैसे यहाँ से क्वेश्चन पुटअप किए हैं, कैसे कर सकती है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। इस पूरे आर्टिकल की समरी आप बैटल आईएएस के टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला आर्टिकल। अब पहला आर्टिकल मैं टू द पॉइंट समझाऊंगा। आज आर्टिकल्स काफ़ी लेने हैं, मैं इन शॉर्ट रखूंगा कि आपका समय उतना ही जाए, लेकिन आपको मैं चीज़ें ज़्यादा बता ले जाऊँ, ठीक है। तो यहाँ पे पहली चीज़ क्या है, तमिलनाडु ने नोटिफाई किया है कि डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन रूल्स 2025, और ये जब लाया गया है तो 2017 के रूल्स को रिप्लेस किया गया है। अब ये न्यू रूल जो इफेक्टिव होगा, इसमें क्या होगा, जो DMF फंड है उसको लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, स्पेसिफिकली वहाँ पे जो कि माइनिंग अफेक्टेड एरियाज है। मतलब आपको मैं छोटी सी आसान भाषा में बताऊं तो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन एक ऐसी फाउंडेशन समझ लो अभी के लिए आप, जहाँ पे माइनिंग होती है, उस माइनिंग से कभी अगर इन्वर्स इम्पैक्ट होता है तो इस फंड में जो भी माइनिंग कर रहा होता है उसे कुछ अमाउंट देना होता है और उसी अमाउंट से यहाँ पे क्या होता है, लोगों को मदद दी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो नया रूल तमिलनाडु लेके आई है उसमें कहा गया है कि भैया जहाँ पे इफेक्ट होगा, जो माइनिंग अफेक्टेड एरियाज हैं वहाँ पे लोगों की मदद की जाएगी DMF फंड से। अब यहाँ पे कुछ आपके प्रोविजंस चेंज किए गए हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए तो इम्प्रिजनमेंट का जो एक प्रोविजन था वो चेंज कर दिया गया है। जो वॉयलेटर्स होंगे उन्हें पे करना पड़ेगा, वन टाइम पेनल्टी है जो उन्हें पे करनी पड़ेगी। अब अगर आप देखोगे इस रूल्स पे, क्या इस रूल्स पे आपको बहुत कुछ पढ़ना है? नहीं, यहाँ पे अगर
अगर आप एक चीज़ ध्यान से देखोगे तो उन्होंने सिर्फ की पॉइंट्स बता रखे हैं जो कि आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे एक की पॉइंट क्या है, मिनिमम 70% जो होगा फंड का, जो फंड मिलेगा डीएमएफ में, उसको स्पेंड करना पड़ेगा डायरेक्टली अफेक्टेड एरियाज में। अगर आप ध्यान दोगे तो यहीं पे यूपीएससी ने सवाल किस चीज़ के ऊपर पूछा था, अगर आप ध्यान दोगे, जहां पे पूछा गया था एमपी लैड के ऊपर, यूपीएससी ने पूछा था कि यहाँ पे अगर कभी भी कोई आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है या एमपी लैड में जो फंड होता है उसका उसे एक एक्स अमाउंट इस्तेमाल करना पड़ेगा वल्नरेबल सेक्शन के लिए, ये यूपीएससी ने स्टेटमेंट डाला था। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे मेंशन किया है जो यूपीएससी में डाला जा सकता है। अगर आप ध्यान दोगे तो रॉयल्टी, फिर आपका सैंडरेज, ये यूपीएससी ने 2025 में एज इट इज पूछा था, जो कि बात करता है आरबीआई के रेफरेंस में, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पता क्या होना चाहिए, आपने एक चीज तो समझ लिया, तमिलनाडु ने रिवाइज कर रखा है, बट क्या मैंने इस वजह से यहाँ पे ले रखा है? नहीं, यहाँ पे मैंने लिया आपको ये समझाने के लिए। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ये एक स्टैट्यूटरी ट्रस्ट है जो कि क्रिएट की गई थी माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 1957 के द्वारा। ये सेटअप की जाती है माइनिंग अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स में, और इसका ऑब्जेक्टिव होता है लोगों का वेलफेयर करना, स्पेसिफिकली जो अफेक्टेड होते हैं माइनिंग से। इसका लीगल बेसिस देखा जाए तो सेक्शन 9B कहता है एमएमडीआर एक्ट का, ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट क्या है, स्टेट जो होते हैं वो खुद के रूल्स फ्रेम कर सकते हैं डीएमएफ में। अब ये चीज काफी ज्यादा जरूरी, क्योंकि यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चंस को पुटअप करता है। अब यहाँ बात की जाए डीएमएफ होगा, इसका सोर्स ऑफ फंड्स क्या होंगे? फंड ये होगा जो भी माइनिंग कर रहा होगा उसे मैंडेटरी कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। सवाल उठता है कौन इस डीएमएफ के फंड को मैनेज करता है? जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है वो इस फंड को मैनेज करता है। इसमें ये प्रोविजन है कि 70% डायरेक्टली अफेक्टेड एरियाज में इस्तेमाल करना होगा जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन में फंड आएगा, ठीक है। ये तो आपको स्टैटिक पोर्शन की बात हो गई। अब अगर आप ध्यान देंगे इसमें कुछ हाई प्रायोरिटी सेक्टर्स रखे गए हैं जहां पे मनी को स्पेंड किया जाएगा, जिसमें आपका वाटर सप्लाई, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, हेल्थ केयर, एजुकेशन, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर, स्किल डेवलपमेंट, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी फंड को भी और ज़्यादा अच्छे तरीके से इम्प्रोवाइज किया जाएगा, ऑल्टरनेटिव लाइवलीहुड के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, स्पेसिफिकली जहां पे माइंस को क्लोज कर दिया गया है, क्लोज हो चुकी हैं तो लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट नहीं हो पा रहा है, तो इस फंड का इस्तेमाल करके वहां पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जाएगा। अब यहाँ पे पॉइंट उठता है कि ये ज़रूरी क्यों है, क्योंकि माइनिंग इंड्यूस डिस्प्लेसमेंट जो होता है, माइनिंग की वजह से जो लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, उसको एड्रेस करने के लिए बनाया गया है। ये सपोर्ट करता है इंक्लूसिव और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को। ये तो डीएमएफ की बात हो गई, ठीक है। अब देखिए आप यूपीएससी ने क्वेश्चन कैसे पूछा, 2016 का एज इट इज सवाल, व्हाट इज आर द पर्पस ऑफ डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन? आपको कुछ भी नहीं पता, लेकिन एक चीज जरूर पता है कि डीएमएफ कुछ ना कुछ तो चैरिटी वाला, कुछ ना कुछ तो ट्रस्ट वाला काम कर रहा होगा। क्या कह रहे हैं, प्रमोट मिनरल एक्सप्लोरेशन। क्या डीएमएफ प्रमोट करता है मिनरल एक्सप्लोरेशन? या फिर जब मिनरल एक्सप्लोरेशन होता है उसमें जब लोगों को जो दिक्कतें होती हैं उसका इलाज करता है, तो वो उसका इलाज करता है। फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। सेकंड कह रहा है प्रोटेक्ट करना इंटरेस्ट ऑफ पीपल। क्या ये सही है? एब्सोल्युटली दिस इज राइट। फिर कह रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट को ऑथराइज करना कि वो लाइसेंस इशू करे मिनरल एक्सप्लोरेशन के लिए। एक बात तो क्लियर हो चुकी है, मिनरल एक्सप्लोरेशन के रिगार्ड में डीएमएफ का कोई भी रोल नहीं है, कि उसका मेन वर्क क्या है, फाउंडेशन मतलब ट्रस्ट है जो कि लोगों के भले के लिए काम करेगी। जो एक्सप्लोरेशन हो रहा होगा उसमें से जो फंड निकलेगा उस फंड से लोगों का भला होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, सेकेंड स्टेटमेंट इज द राइट वन। आपको समझ में आ रहा होगा डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन लिखा है तो मैंने क्यों किस तरीके से यहाँ पे लिया, आप एज इट इज देख रहे होंगे लिखा हुआ डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन रूल्स। तो यूपीएससी इस तरीके से क्वेश्चन को फ्रेम करती है और आपको ऐसे ही समझना होगा। नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखेंगे यूपीएससी 2019 का विद रेफरेंस टू द मैनेजमेंट ऑफ माइनर मिनरल। कह रहे सैंड एक माइनर मिनरल है, क्या सही है? एब्सोल्युटली। फिर कह रहे स्टेट के पास पावर है कि वो अपने खुद के रूल फ्रेम कर सकती हैं सैंड के रिगार्ड में या फिर माइनर मिनरल के रिगार्ड में। क्या ये सही है? यस। लेकिन कह रहे हैं रिगार्डिंग जो आपके रूल्स होते हैं स्पेसिफिकली कि किस तरीके से ग्रांट किया जाएगा माइनर मिनरल का लाइसेंस, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगा। क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के पास माइनर मिनरल के रिगार्ड में चाहे उसे किसी को लाइसेंस देना हो या वहाँ पे कोई रूल्स बनाने हो, स्टेट गवर्नमेंट के पास हैं। जिस तरीके से डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन के बारे में हुआ वो सेम चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई होती है। फिर कह रहे हैं यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट फ्रेम कर सकते हैं, वही सेम चीज़ स्टेट गवर्नमेंट ने फ्रेम कर रखी है। क्या डीएमएफ के बारे में किया नहीं किया? तो यहाँ पे 1 और 3 इज दी राइट वन। अब आपको दो क्वेश्चन यहाँ से कनेक्टेड मिले आर्टिकल से। सो दिस इज हाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड किसी भी आर्टिकल को, जिससे आपको एक कनेक्टिविटी फील हो सके, ठीक है। चलो
अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल काफ़ी छोटा है लेकिन यहाँ पे आपको टू द पॉइंट बताता हूँ ये है क्या। अब अगर ध्यान दोगे तो ये डोंग एक इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट विलेज है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट विलेज कहाँ पे है, ये अंजौ डिस्ट्रिक्ट में है। अब ईस्टर्न मोस्ट है इंडिया का, मतलब कहाँ पे होगा, ईस्टर्न मोस्ट क्या है, अरुणाचल प्रदेश है। तो आपको वेस्टर्न मोस्ट भी पता होना चाहिए क्या है, आप बोलोगे गुजरात है। यूपीएससी ने ऐसे तो क्वेश्चन पूछे हुए। अब यहाँ पे देखिए पॉइंट क्या कह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आलू पर्वत करके एक डांस ऑफ डॉन कहा जाता है। जनरली कब होता है, आपको एक बात पता होगा, सन का जब रोटेशन होता है तो सबसे पहले धूप की किरणें कहाँ पड़ती हैं, आप बोलोगे अरुणाचल प्रदेश में पड़ती हैं। तो वहां पे 1 जनवरी पे सबसे पहली जब धूप की किरण पड़ी तो वहां पे डांस ऑफ डॉन कहा गया। ये एक कल्चरल परफॉर्मेंस होती है जो कि मिश्मी और मेओर ट्राइब का ट्रेडिशन होता है, जहां पे सॉन्ग्स को चैंटिंग की जाती है, इंडिजिनस रिदम्स को अच्छे से एकदम परफॉर्म किया जाता है। और यहाँ पे क्या होता है, डोंग विलेज में, ये ईस्टर्न मोस्ट आपका विलेज है जो कि फर्स्ट सनराइज को सबसे पहले मार्क करता है। क्यों किया जाता है, आपको ऑलरेडी मैंने सारे रीजंस यहाँ पे बता दिए हैं। अब सवाल उठता है आपको पता क्या होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए ईस्टर्न मोस्ट विलेज कौन सा है, बोलोगे डोंग। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, अंजौ डिस्ट्रिक्ट। कौन सा स्टेट है, अरुणाचल प्रदेश। अब बोलो सर आपने ये सब क्यों बताया, बताने के पीछे 2015 का ये क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या कह रहा है, आप बताइए विच ऑन द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया इंडिकेट्स ईस्टर्न मोस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट स्टेट। तो ईस्टर्न मोस्ट तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। तो मैं आपसे पूछता हूं, क्या ये 2026 में नहीं बोल सकते हैं कि ईस्टर्न मोस्ट विलेज बताइए या वेस्टर्न मोस्ट विलेज बताइए। तो आपको पता होगा कि डोंग है, तो आप एटलीस्ट क्लिक तो कर सकते हो ना कुछ, आप उसको एटलीस्ट एलिमिनेट तो कर ही सकते हो, ठीक है। चलो, तो आर्टिकल छोटा था लेकिन इसके अंदर जो बात थी वो काफ़ी ज़्यादा अहम थी। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल काफ़ी एकदम बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर लिखी हैं, बट मैं इन शॉर्ट आपको वही चीज़ें बताऊंगा जो कि ज़रूरी है, ठीक है। अब यहाँ पे हुआ क्या है, एक साइंटिफिक स्टडी ने ये शो किया है कि जो सवाना है, कहाँ का, वेस्टर्न महाराष्ट्र का, वो बेसिकली एंशियंट इकोसिस्टम है। अब यहाँ पे ये बात क्यों की जा रही है आपको वो समझाता हूँ। तो वेस्टर्न महाराष्ट्र को सवाना के एरिया में डाला जाता है। तो कुछ लोगों ने कहा है भैया ये जो सवाना है वेस्टर्न महाराष्ट्र का, ये कैसे बना है। वेस्ट सवाना मतलब क्या होता है, छोटे छोटे पेड़ होते हैं वहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कहा गया है कि जो आपके पहले के समय, ठीक है, बहुत पहले के समय यहाँ पे बड़े बड़े फॉरेस्ट होते थे वो डिग्रेड हो गए, और डिग्रेड हो गए छोटे छोटे वो साइजेस में चले गए और वो सवाना में कन्वर्ट हो गए। लेकिन अभी जो साइंटिफिक स्टडी हो रही है उसने रिकंस्ट्रक्ट किया है किसके साथ मिलके, जो मेडिवल मराठी लिटरेचर है, ओरल ट्रेडिशन है। तो उन्हें ये पता चला है कि भाई यहाँ पे जो सवाना बना है ना, ये कोई आपका ऐसे नहीं बन गया है कि कोई फॉरेस्ट था पहले वो डिग्रेड हो गया है। ये बाय डिफॉल्ट पहले से ही ये एंशियंट इकोसिस्टम है, मतलब इनबिल्ट सवाना है ये। ऐसा नहीं है कि पहले डिग्रेडेड बड़े बड़े पेड़ थे फिर कट के छोटे में हो चुके हैं। तो ये पूरा आर्टिकल उसी बात करता है। पॉइंट उठता है कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है इस बात का। पहली चीज क्या है, जो मिथ है कि सवाना बना है डिफॉरेस्टेटेड लैंड से, उसको करेक्ट करता है। सेपरेट कंजर्वेशन स्टेटस को भी सपोर्ट करता है ग्रासलैंड और सवाना के लिए। यहाँ पे जो पेस्टोरल कम्युनिटीज हैं उनको भी प्रोटेक्ट करता है। ये जो साइंटिफिक स्टडी हुई है और रिलेट किया गया है जो वहाँ के पहले एंशियंट लिटरेचर, मेडिवल लिटरेचर होती थी, ठीक है। चलिए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। यहाँ पे इतना ही आपको पता होना चाहिए। अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे की पॉइंट क्या है पता होने लायक, वेस्टर्न महाराष्ट्र के रीजन के रिगार्ड में ये जो पॉइंट कहा गया है, यूपीएससी सिर्फ स्टेटमेंट में यूज कर सकती है। जो आर्टिकल जितने लायक है मैं वहां पे उतनी ही वैल्यूज को दूंगा, ताकि आपका एक्सेसिव समय सिर्फ बोलते हैं टाइम वेस्ट उसमें ना हो जिसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप ध्यान दोगे यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लिखी, लेकिन आपको टू द पॉइंट बताऊं तो यहाँ पे संगीत कलानिधि अवार्ड दिया गया आर.के. श्री राम कुमार को, ठीक है। अब आर.के. श्री राम कुमार आपको नाम पता होना चाहिए। अब इसके अंदर आपको मैं पॉइंट बताऊं, संगीत कलानिधि क्या है, ये इंडियन क्लासिकल म्यूजिक का हाईएस्ट ऑनर कहा जाता है। म्यूजिक अकेडमी चेन्नई के द्वारा दिया जाता है। एनुअल अवार्ड दिया जाता है, लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन के लिए दिया जाता है, पर्टिकुलरली जो कर्नाटिक और हिंदुस्तानिक म्यूजिक होता है। यहाँ पे टाइटल दिया जाता है, साइटेशन दिया जाता है, मेडल ऑनोरियम दिया जाता है। अब यहाँ पे आप एक चीज देखोगे तो इसको मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड म्यूजिक की कैटेगरी में कंसीडर किया जाता है इंडिया में, स्पेशली कर्नाटिक म्यूजिक में। तो यहाँ पे अगर आपसे बोला जाए संगीत कलानिधि अवार्ड इस बार किसको दिया गया, आर.के. श्री राम कुमार को। ये क्या है, तो आप बोल सकते हो कि ये इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में दिया जाता है। आपसे यूपीएससी एक
ट्रैप डाल देगा। वहाँ पे लिख देंगे कि ये जो संगीत कानिदी अवार्ड है ये किसी एक्स की कैटेगरी में दिया जाता है। तो एक्स अगर वहाँ पे ये दे दिया गया कि आपका इंडियन क्लासिकल म्यूजिक नहीं कुछ और दे दिया, लिख देंगे पॉप, या फिर लिख देंगे वो दिया जा रहा है किसी वेस्टर्न म्यूजिक के लिए, तब आपको वहाँ पे थोड़ा सा सचेत होना पड़ेगा क्योंकि इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के लिए। ठीक है, दैट इज ऑल फॉर दिस आर्टिकल। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल टू द पॉइंट बात करता है कि वाई डज इंडिया नीड क्लाइमेट रेजिलियंट एग्रीकल्चर, क्यों ज़रूरत है। तो आपको मैं टू द पॉइंट पहले बताऊं ये होता क्या है क्लाइमेट रेजिलियंट एग्रीकल्चर। ये फार्मिंग का अप्रोच होता है क्लाइमेट चेंज को कोप करने के लिए। अब ये कैसे किया जाता है, जो क्लाइमेट टॉलरेंट क्रॉप्स होती हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है, बायो फर्टिलाइजर्स का, बायो पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया जाता है, एआई का, डिजिटल एडवाइजरीज का इस्तेमाल किया जाता है, और मेन उद्देश्य होता है कि मेंटेन करना और इंक्रीज करना प्रोडक्टिविटी विद लोअर एनवायरमेंटल डैमेज। सवाल उठता है इंडिया को क्यों नीड है, क्योंकि 51% ऑफ नेट सोन एरिया जो है वो रेन फेड में आता है और इसकी वजह से वो हाईली क्लाइमेट वल्नरेबल है। मतलब 51% इंडिया का जो सोन एरिया जहाँ पे खेती होती है वो निर्भर है किसके ऊपर, बारिश के ऊपर। तो अगर क्लाइमेट वल्नरेबिलिटीज बढ़ेगी तो बारिश के पे इम्पैक्ट होगा, और जब उस पर इम्पैक्ट होगा तो बहुत हाई चांसेस है एग्रीकल्चर पे इम्पैक्ट पड़ जाएगा। तो उसका सोल्यूशन क्या है, क्लाइमेट रेजिलियंट एग्रीकल्चर। जो फ्रीक्वेंट ड्रॉट, फ्लड्स, हीट वेव्स देखने को मिलते हैं ये भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं खेती की जो उपज होती है। सॉइल डिग्रेडेशन हो गया, वाटर स्ट्रेस, पोल्यूशन, ये सब कुछ। अब जब इसके साथ जो पॉपुलेशन है वो ग्रो हो रही है और उस सब के बीच एक स्टेबल फूड सप्लाई की ज़रूरत है, उस समय जो कन्वेंशनल फार्मिंग होती है दैट टू जिसमें क्लाइमेट के लिए कोई भी सेफगार्ड ना मेंशन हो, वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। अब सवाल उठता है क्या क्या प्रॉब्लम है क्लाइमेट रेजिलियंट एग्रीकल्चर को अडॉप्ट करने में। पहली चीज़ तो अवेयरनेस बहुत लो है, क्वालिटी कंट्रोल काफ़ी ज़्यादा पुअर है बायो फर्टिलाइजर्स और बायो पेस्टिसाइड्स का, एडॉप्शन क्लाइमेट रेजिलियंट और जेनोम एडिटेड सीड्स का बहुत स्लो है, डिजिटल डिवाइड काफ़ी ज़्यादा है लोगों के बीच में, एआई बेस्ड टूल अभी भी लोग नहीं यूज़ कर पा रहे हैं, पॉलिसीज फ्रैगमेंटेड हैं। तो इन सब का सोल्यूशन क्या होगा, हमें क्लाइमेट टॉलरेंट और जेनोम एडिटेड क्रॉप्स को और ज़्यादा स्केल अप करना होगा, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को हमें स्ट्रेंथन करना होगा, डिजिटल एक्सेस को एक्सपैंड करना होगा, एआई एडवाइजरीज को, प्रिसीजन फार्मिंग को हमें एक्सपैंड करना होगा, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स को प्रोवाइड करना होगा, क्रॉप इंश्योरेंस और इजी क्रेडिट देना होगा। और ये सारी चीज़ें हम तब कर पाएंगे जब हम एक नेशनल CRA का रोड मैप बनाएंगे। मतलब क्लाइमेट रेजिलियंट एग्रीकल्चर का रोड मैप जब बनाया जाएगा और उसको अलाइन किया जाएगा बायो E3 पॉलिसी के साथ, तब हम जा करके ये सभी चीज प्रॉब्लम का सोल्यूशन थोड़ा बहुत निकाल पाएंगे। अब ये जो मैंने पॉइंट दी एक फ्रेमवर्क के तरीके से जो आप एज इट इज अपनी आंसर राइटिंग में इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए 2025 का सवाल एज इट इज पूछा गया, सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। क्या होता है, एब्सोल्युटली होता है। फिर कह रहे हैं सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस द यूज ऑफ रॉ मटेरियल। क्या होता है, यस, सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस वेस्टेज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। क्या ये करता है, बिल्कुल। तो सर्कुलर इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, मतलब किसी चीज का प्रोडक्शन हुआ, कोई फाइनल प्रोडक्ट है और यूज जब हो चुका है उसके बाद उसे फेंका जाने की बजाय उसी को किसी दूसरे रॉ मटेरियल में कन्वर्ट करके एक दूसरा प्रोडक्ट बना दिया जाए तो एक साइकिल में कन्वर्ट हो जाता है। इसी को हम लोग सर्कुलर इकोनॉमी कहते हैं। तो यहाँ पे वन स्टेटमेंट सही है क्योंकि सेकंड और थर्ड अगर आप ध्यान देंगे तो फर्स्ट को ही क्या कर रहा है, सब्सटैंशिएट कर रहा है, क्योंकि सर्कुलर इकोनॉमी एमिशन को तो रिड्यूस करती है। अगर रॉ मटेरियल का इनपुट रिड्यूस होगा क्या एमिशन रिड्यूस नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अगर जो सर्कुलर इकोनॉमी में वेस्टेज रिड्यूस होता है तो क्या वो उस वेस्टेज रिडक्शन से ग्रीन हाउस गैस एमिशन का रिडक्शन नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो यहाँ पे वन स्टेटमेंट इज राइट वन। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं, ये एक एडिटोरियल है। ठीक है, अब एडिटोरियल क्या बात करता है, ये इंडिया के स्पेस प्रोग्राम की सक्सेस के ऊपर बात करता है। क्या है अपडेट इंडिया के स्पेस प्रोग्राम की। तो यहाँ पे मैं आपको टू द पॉइंट चीज़ें बताऊँ तो इंडिया का स्पेस प्रोग्राम इस समय इंडिया का सोर्स ऑफ नेशनल प्राइड और आइडेंटिटी बन चुका है। ये केवल साइंटिफिक अचीवमेंट तक नहीं रह गया है। अगर इसका सबसे बड़ा उदाहरण क्या है, जो ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने ISS में अबॉर्ट किया था। ठीक, अब अगर ध्यान देंगे वहां पे जब उनकी बोर्डिंग हुई थी तो ये चीज़ क्या दिखाई, इंडिया की एक स्ट्रेंथ को, इंडिया की प्राइड इससे और ज़्यादा ऊपर हो गई। इंडिया को एक जेन्युइन
और एक सीरियस स्पेस पार्टनर के तरीके से कंसिडर किया जाना स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पे जो कुछ की पॉइंट्स यहाँ पे बताएंगे, चंद्रयान मिशन के बारे में 1, 2, 3 के बारे में बात हुई है। 1 में जैसा 2008 में था, वाटर को कंफर्म किया गया था, यहाँ पे लूनर मैपिंग की गई थी हाई रेजोल्यूशन, और 3 में क्या हुआ था, वर्ल्ड की फर्स्ट सॉफ्ट लैंडिंग की गई थी लूनर साउथ पोल पे। इंडिया एक ट्रस्टेड ग्लोबल स्पेस पार्टनर की तरीके से निकल के आ रहा है। 400 प्लस फॉरेन सैटेलाइट्स लॉन्च कर चुके हैं। मार्स ऑर्बिटर मिशन भी जो है उस पर हमारा काफ़ी ज़्यादा एक अहम हिस्सेदारी रह चुकी है, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट एशियन नेशन है मार्स की ऑर्बिट में पहुंचने वाला पहले अटेम्प्ट में। अगर रीसेंट मिशन की बात की जाए, आदित्य L1 की बात की जाए, जहां पे कोरोनल मास इजेक्शन के बारे में काफ़ी अहम चीज़ें दिखी थी, और ये चीज़ क्या शो करती है, इंडिया की जो साइंटिफिक अचीवमेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे फ्यूचर विजन क्या है, फ्यूचर विजन में गगनयान, चंद्रयान 4 एंड 5, वीनस मिशन, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बाय 2035, ये सब इंडिया का फ्यूचर मिशन है। अब इसके लिए जैसे गगनयान की बात की जाए, 22,000 करोड़ का बजट ऑलरेडी एलोकेट किया जा चुका है। स्पेस टेक सपोर्ट कर रहा है गवर्नेंस को, उसकी डेली लाइफ को, डिजास्टर मैनेजमेंट में, एग्रीकल्चर में, फिशरीज में, रेलवेज में भी काफ़ी ज़्यादा अहम योगदान हो रहा है। पीएम गति शक्ति जैसी जो स्कीम्स है वहाँ पे स्पेस की जो सैटेलाइट्स है वो बहुत ही अहम रोल प्ले कर रही हैं। जो सेक्टर है इसने प्राइवेट प्लेयर के लिए ओपन किए जाने से क्या हो रहा है, बहुत सारे स्टार्टअप्स बन रहे हैं, यूथ्स पे फोकस हो रहा है। जो स्टेम प्रोग्राम होता है, जहाँ पे टेक्निकल एजुकेशन, जहाँ पे स्मार्ट एजुकेशन पे फोकस किया जाता है, साइंटिफिक एक लर्निंग पे फोकस किया जाता है, वो सारी चीज़ें अब इम्प्रोवाइज हो रही हैं, ठीक है। तो ये चीज़ शो कर रही है कि इंडिया का जो स्पेस सक्सेस है वो अब कैसे लोगों को एक साथ इंक्लूड कर रहा है उसके अंदर में, ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडिया स्पेस अचीवमेंट इज आर करेक्ट। अब यहाँ पे आपको खुद से सॉल्व करना है, एक बार आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन क्या कहने की कोशिश कर रहा है। अब देखिए क्या कह रहे हैं, गगनयान प्रोग्राम्स एम टू सेंड इंडियन एस्ट्रोनॉट टू वीनस, क्या वीनस भेजने की बात कर रहा है, आप ध्यान दो। फिर यहाँ पे कह रहे हैं इंडिया बिकम फर्स्ट एशियन कंट्री टू रीच मार्स, क्या ये सही है, एब्सोल्युटली दिस इज राइट, ठीक है। फिर कह रहे हैं आदित्य L1 मिशन इज एम्ड टू स्टडी दी सन्स कोरोना, क्या ये सही है, आप ध्यान दो। कोरोनल मास इजेक्शन के बारे में जब बात हो रही तो आदित्य L1 ने वही तो किया, तो यहाँ पे 1, 2, 3 इज दी राइट वन। चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है यूरोपियन यूनियन का कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म अब स्टार्ट कर दिया गया है, इफेक्टिव कर दिया गया उसे थर्सडे से। अब इसके इफेक्टिव होने से क्या होगा, पहले आपको बताता हूँ। जो आपका यूरोपियन यूनियन है उन्होंने ये जो CBAM बना रखा है, इसके अंदर क्या होगा, अगर कोई भी या किसी भी कंट्री का कोई एक सामान एंटर कर रहा है यूरोपियन यूनियन में, और अगर उसने कार्बन एमिशन कर रखा है उस प्रोडक्ट में, तो उसके अनुसार इनको टैक्स देना पड़ेगा, जिसको कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स कहते हैं। अब इसी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिल रहा था यूरोपियन यूनियन को, लेकिन फाइनली इन्होंने इसको इफेक्टिव कर दिया है। अब जब इफेक्टिव हुआ है तो इंडिया का जो स्टील और एल्यूमिनियम एक्सपोर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है, क्योंकि सेकेंड लार्जेस्ट सप्लायर यूरोपियन यूनियन आफ्टर चाइना यही है, यूरोपियन यूनियन को जो करते हैं। अब यहाँ पे इतना ज़्यादा फेस क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो स्टील का हम प्रोडक्शन या एल्यूमिनियम करते हैं उसमें क्या होता है, उसमें हम लोग करते हैं प्रोडक्शन ब्लास्ट फर्नेसेस से। अब यहाँ पे क्या होता है, एक प्रॉपर तरीके से हम लोग कार्बन एमिशन काफ़ी हो रहा है इस प्रोडक्शन प्रोसेस में। अगर आप ध्यान दोगे, जो कोकिंग कोल होता है, कोकिंग कोल मतलब क्या होता है, ये एक सेमी हार्ड कोल होता है जिसको एक फर्नेस एक कंटेनर में डाला जाता है और खूब गर्म किया जाता है, और जब गर्म किया जाता है एक हाई टेम्परेचर पर जा करके जो आयरन ओर होता है या जो भी एलिमेंट निकालना है उस ओर को ये पिघला के उससे एलिमेंट निकल जाता है। तो यहाँ पे एमिशन हुआ कि नहीं हुआ, तो यही सेम चीज का अर्थ है कि यूरोपियन यूनियन का कहने का मतलब है भैया आप लोग इतना एमिशन कर रहे हो और हम अपने देश के अंदर इतनी सारी पॉलिसीज बना रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता है कि आप सिंपल आइए और आकर के यहाँ पे अपने कार्बन एमिशन की कॉस्ट को बिना पे किए हुए उसी दाम पे बेचो, तो ये नुकसान है। इस वजह से CBAM लगाया गया था, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दोगे 24 CAPF में क्वेश्चन पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट CBAM इज करेक्ट, कह रहे हैं दीज आर इमर्जिंग सेट ऑफ ट्रेड पॉलिसीज। फिर कह रहे हैं टू अलाउ मूवमेंट ऑफ कार्बन इंटेंसिव इकोनॉमिक एक्टिविटीज फ्रॉम अ jurisdiction having less stringent climate policy, क्या ये सही है, absolutely not। फिर कह रहे हैं these are meant to increase the environmental effectiveness of climate policies,
क्या ये सही है? अपना दिमाग लगाइए, आप सोच के देखिए। आप एक बार दोबारा फर्स्ट स्टेटमेंट को देखिएगा। क्या यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ये ऐसी एमर्जिंग सेट ऑफ ट्रेड पॉलिसीज हैं, टूल्स हैं जो कि अलाउ करती हैं मूवमेंट को कार्बन इंटेंसिव इकोनॉमिक एक्टिविटी से, जो कि आपका लेस जुरिस्डिक्शन में है उसको दिया जा सके, आपका जो ज़्यादा स्ट्रिंजेंट क्लाइमेट पॉलिसीज जिस देश में हो, क्या उसके लिए बात होता है? या ये बात हो रही है कि जब कभी किसी एक कंट्री में ज़्यादा एमिशन हुआ है किसी प्रोडक्ट का, इस प्रोडक्ट में ज़्यादा एमिशन हुआ है कार्बन का, उसे दूसरी जहाँ जब भेजा जाएगा तो उससे क्या करना पड़ेगा? जितना उसने ज़्यादा एमिशन किया उतने के मुकाबले टैक्स देना पड़ेगा। तो क्या क्लाइमेट पॉलिसी को इफेक्टिव नहीं बनाता है? एब्सोल्युटली बनाता है ये। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है, ये एक प्लेसेस इन न्यूज़ के लिए मैंने लिया है। यहाँ पे आपको नारवा पता होना चाहिए। नारवा कहाँ पे है? आप अगर ध्यान से इसको पढ़ोगे तो ये एस्टोनिया में नारवा का रीजन है। ये रशियन बॉर्डर के साथ अलाइन होता है। अगर ध्यान दोगे तो ये आपका नारवा एस्टोनिया में, ये यूरोप का अगर देखा जाए तो रशिया स्पीकिंग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे 96% रशियन स्पीकर्स कहे जाते हैं। यहाँ पे अगर आइडेंटिटी की बात करूँ तो यहाँ पे हाफ एस्टोनियन सिटीजन रहते हैं, 33% रशियन सिटीजन रहते हैं। अब जब रशिया यूक्रेन की वॉर हो रही थी तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पोलराइजेशन देखने को मिला। जो ओल्डर रेसिडेंट्स थे वो पुतिन को सपोर्ट कर रहे थे, जो यंगर थी वो यूक्रेन को सपोर्ट कर रही थी। फैमिलीज यहाँ पे अलग अलग डिवाइड हो रखी थी। अब आपको पता क्या होना चाहिए? सिंपल आपको ये पता होना चाहिए, नारवा ये जो टाउन है, ये नारवा की जो बात होती है कहां पे है? रशियन बॉर्डर के साथ अलाइन हो रहा है। ठीक है, तो यहां पे इंटरनली अगर देखा जाए तो ड्यू टू दिस वॉर लाइक सिचुएशन यहां पे एटलीस्ट ये नहीं पता चल पा रहा है कि ये किस तरीके से आगे चल के यहाँ के लोग, क्या लोग ही ऐसा तो नहीं लोग अलग होना स्टार्ट हो जाएंगे क्योंकि कुछ सपोर्ट कर रहे हैं रशिया को, कुछ सपोर्ट कर रहे हैं यूक्रेन को। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है इंडिया में राइस का जो बूम हुआ है वो कैसे ग्राउंड वाटर को बहुत ही सीवियर तरीके से ड्रेन कर रहा है पंजाब और हरियाणा के रीजन में। अब इंडिया ने रिसेंटली देखा कि चाइना को ओवरटुक कर दिया, वर्ल्ड का लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसर बन चुका है, एक्सपोर्ट करके 20 मिलियन मेट्रिक टन लेटेस्ट फिस्कल ईयर में। अब ये हुआ तो है, लेकिन इससे ग्राउंड वाटर का डिप्लीशन बहुत ज़्यादा हो चुका है। राइस का कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा हैविली रिलाई करता है ग्राउंड वाटर पे। स्पेशली बात की जाए जो पंजाब और हरियाणा का रीजन है, जो बोरवेल्स हैं वो और डीप हो चुके हैं। पहले जो आपका 30 फीट पे होता था, अब वो जा करके बहुत ज़्यादा 80 से 200 फीट हो चुका है। बहुत सारे एक्वाइफर्स जो हैं वो अब ओवर एक्सप्लॉइटेड और क्रिटिकल की कैटेगरी में जा चुके हैं। अगर मैं सब्सिडी इम्पैक्ट की बात करूं, जो गवर्नमेंट राइस सब्सिडीज देती है उससे लोगों को और ज़्यादा एनकरेजमेंट मिलता है कि भैया हम लोग और वाटर यूज़ करेंगे और उसको करने से क्या होगा, हम राइस प्रोडक्शन करेंगे और हमें सब्सिडी मिलेगी, हमें फ़ायदा मिलेगा। तो इससे क्लाइमेट वल्नरेबिलिटीज़ और ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि डिपेंडेंस बढ़ रही है ग्राउंड वाटर पे। अब यहाँ पे कौन कौन से अटेम्प्ट्स लिए जा रहे हैं रिफॉर्म के लिए? तो हरियाणा ऑफर करता है भैया 17,500 रुपए पर हेक्टेयर इंसेंटिव कि भाई साहब आप जो है ना चावल को मत उगाइए, आप कुछ ऐसी क्रॉप को उगाइए जो वाटर एफिशिएंट हो, जैसे मिलेट्स। अगर आप करोगे तो आपको इतना अमाउंट देंगे। शॉर्ट टर्म 1 सीजन का इंसेंटिव जो होता है उसका लिमिटेड अडॉप्शन होता है। तो यहाँ पे जो एक्सपर्ट्स हैं उनको कहना है कि 5 साल तक की स्कीम्स बनाई जानी चाहिए। इससे क्या होगा, इससे एक मीनिंगफुल चेंज देखने को मिलेगा। और वही सेम चीज़ यहाँ पे हो रही है, हमें रीडायरेक्ट करना पड़ेगा। जो हमारी एग्जिस्टिंग सब्सिडी है उसे हमें लेस वाटर इंटेंसिव जो क्रॉप्स होती हैं हमें वहां सब्सिडी देना होगा, जिससे लोग वहां पे जा सकें ताकि उन्हें कुछ प्रॉफिट दिखे। इससे क्या होगा, कुछ इनकम होगी, और जब इनकम होने का होप दिखेगा तो वाटर भी कंजर्व होगा विदाउट एनी एक्स्ट्रा फिस्कल बर्डन जो कि पड़ता है किसके ऊपर, स्टेट के ऊपर। आई होप आपको इस आर्टिकल से मदद मिली होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।